दोस्तों, आज की कहानी एक बहुत ही मशहूर कहावत पर आधारित है। आपने तो सुना ही होगी कि आग और बारूद का बहुत जबरदस्त बैर होता है। कहीं फूस का ढेर रखा हो और पास में ही आग जल रही हो, तो बारूद के ढेर में आग लगने की संभावना बहुत होती है। ठीक उसी तरह, अगर किसी जवान शरीर की चाहते अधूरी हो और पास में ही कोई दूसरा शरीर मौजूद हो, तो ये चाहते और विकराल रूप ले ही लेती हैं। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी दो चचेरी बहनों साक्षी और सोनल के जीवन से जुड़ी है। साक्षी और सोनल एक ही उम्र की है और साक्षी सोनल से 6 महीने बड़ी है। दोनों बहनों का सौंदर्य और उनकी चंचलता देखकर हर कोई उनकी प्रशंसा करता। शांत स्वभाव के और सरल व्यक्ति थे। उनकी शादी परिवार में खूब धूमधाम से हुई और शादी के समारोह में हरिशंकर जी और उनकी पत्नी निर्मला देवी की नज़र साक्षी की चचेरी बहन सोनल पर पड़ी। निर्मला देवी को सोनल अपने छोटे बेटे आदि के लिए उपयुक्त जीवन साथी लगी। आदि स्वभाव से बातूनी, स्मार्ट और खुशमिजाज था। उन्हें लगा कि आदि और सोनल की जोड़ी खूब जमेगी। शादी के बाद निर्मला देवी ने अपनी बहू साक्षी से इस विषय में चर्चा की। साक्षी ने उन्हें बताया कि सोनल अपनी माँ से बहुत जुड़ी हुई है और उनके बिना रहना उसके लिए मुश्किल है। साथ ही साक्षी ने कहा कि सोनल का परिवार चाहता है कि उसकी शादी पास में ही हो, ताकि वहां मायके से आसानी से मिल सके। इस चर्चा के बाद यह बात वही रह गई। लेकिन हरिशंकर और निर्मला देवी के मन में सोनल की छवि गहरी बस गई। इसका एक बड़ा कारण यह भी था कि बहू साक्षी ने उनके घर को इतनी कुशलता और प्यार से संभाल लिया था कि उन्हें विश्वास था कि अगर सोनल भी साक्षी जैसी हुई तो उनके छोटे बेटे आदि का जीवन भी खुशहाल हो जाएगा। हरिशंकर का परिवार एक आलीशान टावर में रहता था। नीचे के फ्लोर पर हरिशंकर और निर्मला देवी रहते थे। उनके ऊपर के फ्लैट में अमन और साक्षी रहते थे और टावर का तीसरा फ्लैट पूरा फर्निश्ड था, जो आदि और उसकी होने वाली पत्नी के लिए तैयार किया गया था। ऊपर के दोनों फ्लैट्स को जोड़ने के लिए एक अंदर की सीढ़ी बनाई गई थी, जो सामान्य तौर पर बंद ही रहती थी। आदि स्वभाव से थोड़ा मनमौजी और बेपरवाह था। उसे जहां अच्छा खाना मिलता वहीं जाकर खा लेता। आदि और साक्षी के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी। दोनों के बीच हंसीम जाग चलता रहता था। निर्मला देवी को कभी कभी यह व्यवहार थोड़ा असामान्य लगता। उन्होंने आदि को समझाने की कोशिश की। साक्षी तेरी भाभी है, उसे नाम से मत बुला। भाभी कहाँ कर, लेकिन आदि अक्सर मुस्कुराते हुए जवाब देता, अगर साक्षी भैया को नाम से बुलाएगी तो मैं भी भाभी कह लूंगा। साक्षी इस बात को लेकर ज्यादा गंभीर नहीं थी। वह सहजता से मुस्कुरा देती और निर्मला देवी से कहती, अरे उसे नाम लेने दीजिए, आखिर है तो मेरे बराबर का ही। धीरे धीरे साक्षी ने भी आदि को सीधे नाम से पुकारना शुरू कर दिया, क्योंकि वह जानती थी कि आदि वैसे किसी बात पर ध्यान नहीं देता। अमन और साक्षी की शादी को अभी कुछ ही समय हुआ था। अमन अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त रहता और अपनी दुकान का काम संभालने में काफी समय लगाता। सुबह 11 बजे वह दुकान पहुंचता और रात 9 बजे तक वापस आता। लौटने के बाद वह अक्सर नीचे माँ के पास थोड़ी देर बैठता। जब माँ कहती, तुम्हारी बहू ऊपर अकेली है, तो वह ऊपर चला जाता। लेकिन वहां भी थकावट का बहाना करके घर और नए जीवन में पूरी तरह ढलने की कोशिश कर रही थी। उसने घर की जिम्मेदारियों को बखूबी संभाल लिया था और हर किसी के साथ अच्छे संबंध बना लिए थे। हालांकि उसकी दिनचर्या में अकेलापन साफ झलकता था। अमन का व्यस्त रूटीन और उसका घर में कम समय बिताना दोनों के रिश्ते में थोड़ा सा खालीपन ला रहा था। अमन का एक तय शेड्यूल था। हर 15 दिन में उसे सामान लेने के लिए दिल्ली जाना पड़ता था। वह इस काम के लिए एक दिन पहले दोपहर को निकलता, दिल्ली में रात बिताता और अगले दिन सुबह लौटकर शाम तक घर वापस आ जाता। आदि जो दुकान पर अमन का काम संभालने में मदद करता था, सुबह 9:30 बजे तक दुकान खोल देता, लेकिन उसकी ड्यूटी शाम 6 बजे खत्म हो जाती। वह दुकान से अपनी ड्यूटी खत्म कर घर लौटता, खाना खाता और फिर दोस्तों के साथ थोड़ा समय बिताने निजी होता। किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं था, लेकिन इसके बावजूद साक्षी अक्सर महसूस करती कि अमन उनके रिश्ते में कोई उत्साह नहीं था। लेकिन इसके बावजूद साक्षी अक्सर महसूस करती कि अमन उनके रिश्ते में कोई उत्साह नहीं ला रहा है।
अमन का व्यवहार संयमित और शुष्क था। साक्षी ने अमन के साथ कई तरीके आजमाए, लेकिन वह अपनी व्यस्त दिनचर्या और आंतों में डूबा रहता। साक्षी का स्वभाव अलग था। वह जीवन को रंगीन और खुशहाल तरीके से जीना चाहती थी। वह उत्साह और ऊर्जा से भरी हुई थी। हालांकि अमन उसकी इस जीवंतता में कभी कोई रुकावट नहीं डालता था, लेकिन उसके साथ कदम से कदम मिलाकर भी नहीं चलता था। साक्षी को फैशन का बहुत शौक था। वह अपने खाली समय में शार्ट और स्टाइलिश कपड़े पहनकर रहती। निर्मला देवी का ऊपर आना कम ही होता था, इसलिए साक्षी के पास अपनी पसंद से समय बिताने के लिए निकलता। साक्षी अच्छे कपड़े पहनकर नीचे जाती और निर्मला देवी और हरिशंकर जी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती। ये उनका रोज का नियम था। इसके बाद वह नीचे कुछ समय निर्मला देवी के साथ बिताती और फिर दोपहर बाद वापस अपने फ्लैट में आ जाती। कभी कभी आदि ब्रेकफास्ट या डिनर के समय ऊपर आ जाता। उस दौरान साक्षी हमेशा सभ्य कपड़े पहनती। आदि और साक्षी के बीच अब एक सहज रिश्ता बन चुका था, जिसमें वे खुलकर बातें करते थे। आदि का स्वभाव मजाकिया था और वह कभी कभी साक्षी को छेड़ देता। एक बार आदि ने हंसते हुए कहा, साक्षी, तुम्हारी गर्दन पर कोई निशान दिख रहा है, लगता है किसी मच्छर ने काट लिया। साक्षी हड़बड़ाकर शीशे के पास गई और निशान देखने लगी कि कहीं अमन ने तो कोई निशान नहीं बना दिया। आदि का स्वभाव थोड़ा मस्तमौला और मजाकिया था। वह कभी कभी साक्षी से मजाक में गले लगने की कोशिश करता और साक्षी भी हंसते हुए उसे हल्का सा धक्का दे देती। उनके बीच यह सब केवल हंसी मजाक था, जिसमें कोई अनुचित विचार या भाव नहीं थे। यहां तक कि अमन भी जब उन्हें इस तरह मस्ती करते देखता तो खुद हंस देता। साक्षी और अमन की शादी को 1 साल पूरा होने वाला था। इस खास मौके पर उन्होंने घर पर एक छोटी सी पार्टी का आयोजन किया। इस पार्टी में सोनल और उसके परिवार को भी आमंत्रित किया गया था। पार्टी में सोनल बेहद खूबसूरत लग रही थी और उसकी सादगी और मुस्कान ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। पार्टी के दौरान हरिशंकर जी ने सोनल के पिताजी से बात करते हुए आदि के लिए सोनल का रिश्ता मांग लिया। सोनल के पिताजी को इतने प्रतिष्ठित परिवार से रिश्ता न करने का कोई कारण नजर नहीं आया, लेकिन सोनल शुरू में थोड़ी झिझक रही थी। उसने अपनी मां से दूर जाने की चिंता व्यक्त की। निर्मला देवी और साक्षी ने सोनल को समझाते हुए कहा, यहां से तुम्हारी मम्मी का घर सिर्फ 4 घंटे की दूरी पर है। जब भी मन करे तुम वहां जा सकती हो। कुछ दिन रहकर आ जाना। साक्षी ने उसे यह भी बताया कि ससुराल में सब उसे बहुत प्यार देंगे और इस रिश्ते से उसका भविष्य सुरक्षित और खुशहाल होगा। सोनल और साक्षी दोनों लगभग एक ही उम्र की थी और साक्षी को भी ससुराल में कभी कभी अकेलापन महसूस होता था। उसने सोचा कि अगर सोनल भी इसी घर में आ जाए तो उसका मन लगा रहेवार की अच्छाइयों के बारे में बताने के बाद सोनल ने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। जल्द ही सोनल और आदि की शादी हो गई। आदि स्वभाव से अमन के मुकाबले थोड़ा ज्यादा रोमांटिक और चंचल था। शादी के बाद हनीमून के लिए वे मालदीव गए। आदि ने सोनल के साथ हर पल को खास बनाने की कोशिश की। सोनल भी अपने नए जीवन साथी के साथ समय बिताने में खुश थी। उसने भी आदि का भरपूर साथ दिया। हालांकि सोनल को अपनी मां से गहरा लगाव था। वह रोज रात को 1 घंटे अपनी मां से फोन पर बात किए बिना सो नहीं पाती थी। शुरू में आदि ने इसे सहजता से लिया, लेकिन धीरे धीरे उसे यह आदत खटकने लगी। कभी कभी जब वह सोनल के साथ कुछ समय बिताने या बात करने की कोशिश करता तो सोनल अपनी मां से फोन पर बात करने में व्यस्त होती। ये बात आदि को परेशान करने लगी। उसे लगने लगा कि सोनल भले ही शारीरिक रूप से उसके साथ हो, लेकिन मानसिक रूप से उसका ध्यान कहीं और रहता है। आदि ने यह सारी बातें साक्षी से साझा की। आदि को उम्मीद थी कि साक्षी सोनल को समझाएगी। साक्षी भी इन बातों को समझ रही थी, लेकिन उसने केवल इतना कहा, मैं उससे बात करूंगी, उसे समझाऊंगी, सब ठीक हो जाएगा। शुरुआती 2-3 महीने किसी तरह से निकल गए, लेकिन अब सोनल हर 15 दिन में 2-3 दिनों के लिए मायके जाने के बहाने बनाने लगी। आदि ने इसे शुरुआत में नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे यह बात उसे परेशान करने लगी। हालांकि घर में खाने पीने की कोई परेशानी नहीं थी। जब भी सोनल मायके जाती साक्षी घर संभाल लेती। डिनर में साक्षी वही बनाती,
जो आदि को पसंद होता और बड़े स्नेह से उसे खिलाती। अब उसके और आदि के बीच हंसी मजाक एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुका था। हालांकि साक्षी के मन में धीरे धीरे एक अजीब सी बेचैनी घर करने लगी। वह खुद को कहीं न कहीं सोनल और आदि के रिश्ते में आने वाले तनाव के लिए जिम्मेदार मानने लगी। उसे यह एहसास था कि उसने कुछ ऐसी परिस्थितियों को अनजाने में बढ़ावा दिया जो अब सबके लिए मुश्किलें पैदा कर रही थी। आदि और साक्षी में बहुत लगाव था। शादी से पहले आदि और साक्षी की दोस्ती बेहद सहज और खुशहाल थी। जब अमन घर पर नहीं होता था तो आदि अपनी हर शाम का सारा वक्त साक्षी के साथ समय बिताता। वह अपनी बाइक पर उसे शहर से बाहर घुमाने ले जाता। साक्षी को बाइक की सवारी बेहद पसंद थी और वह आदि के साथ लॉग राइड पर जाने के लिए उत्सुक रहती थी। साक्षी का भरा पूरा शरीर था और जब वह शहर से बाहर बाइक से घूमने निकलते तो वो अपनी दोनों टांगें दोनों ओर करके आदि से चिपक कर बैठती। उनकी दोस्ती का बंधन गहरा था और इसे देखकर कोई भी इसे केवल दोस्ती नहीं मानता। उन्हें देखकर कोई भी यह कह सकता था कि ये लैला मजनू है और बाइक पर इश्क फरमाने निकले हैं। दोनों बेफिक्र होकर खुलकर हंसीम जा करते, लेकिन उनके दिलों में कोई गलत भावना नहीं थी। हरिशंकर और निर्मला देवी ने कभी उनके इस आपसी जुड़ाव पर कोई सवाल नहीं उठाया। आदि का स्वभाव मस्त मौला था और उसे किसी भी तरह की बुरी आदतें नहीं थी। सिगरेट या शराब से भी वह दूर रहता था। लेकिन शादी से पहले एक बार साक्षी ने मजाक में उसे बियर पीने को कहा और आदि ने सिर्फ उसके साथ समय बिताने के लिए यह बात मान ली। हालांकि यह केवल उनकी दोस्ती और मस्ती का हिस्सा था और आदि ने इसे कभी आदत नहीं बनने दिया। अब शादी के बाद आदि की प्राथमिकताएं बदल गई थी। वह दुकान से सीधे घर आता और पूरा समय सोनल के साथ बिताने की कोशिश करता। दूसरी ओर साक्षी और सोनल के बीच एक सहज बहनापा था। वे एक दूसरे के साथ हर विषय पर खुलकर बातें करती थी, जिसमें उनकी निजी जिंदगी के पहलू भी शामिल थे। लेकिन हर बार बातचीत का अंत एक ही मुद्दे पर होता, सोनल का मायके जाने का जुनून। वह बार बार यही दोहराती कि उसे अपनी माँ के पास समय बिताने की जरूरत है। यह आदत धीरे धीरे आदि और सोनल के रिश्ते में एक खिंचाव पैदा करने लगी। सोनल अक्सर अपनी और आदि की निजी बातें साक्षी से खुलकर साझा करती थी। कभी कभी उसकी बातों से साक्षी के मन में एक हल्का सा मलाल घर कर जाता। उसे लगता कि वह सोनल और आदि के रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए कुछ खास नहीं कर। तबीयत इतनी खराब नहीं है कि तुम्हें तुरंत जाना पड़े, 2-3 दिन रुक सकती हो। लेकिन सोनल किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। वह सुबह सुबह टैक्सी लेकर मायके चली गई। आदि का मुंह फूला हुआ था। अमन को भी उसी दिन दोपहर बाद दिल्ली के लिए निकलना था। आदि इस बात से बेहद नाराज था और बिना नाश्ता किए गुस्से में शॉप पर चला गया। साक्षी ने हरिशंकर जी के हाथ से नाश्ता भेजा, लेकिन साक्षी ने मना कर दिया। साक्षी ने अमन से कहा, आदि को 1 घंटे के लिए जबरदस्ती घर भेज दो, उसे नाश्ता करना ही चाहिए। थोड़ी देर बाद आदि घर आया। साक्षी उसे अपने फ्लैट में ले गई और उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे नाश्ता कराने लगी। लेकिन आदि अब भी गुस्से में था। ऐसे मेरी जिंदगी कैसे चलेगी? आदि ने निराशा भरे स्वर में कहा। साक्षी ने उसे शांत करने की कोशिश की। क्या हुआ आदि, क्यों इतना परेशान हो? आदि ने साक्षी से अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहा, कल रात सोनल बहुत ही मस्त नाइटी पहनकर बिस्तर पर आई थी। हम दोनों फुल मस्ती के मूड में थे। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन तभी उसकी मम्मी का फोन आ गया। मामूली सी बात थी। उनकी कमर में हल्का सा दर्द था, लेकिन सोनल ने तुरंत चिंता में पड़कर रोना शुरू कर दिया। फिर उसने यह जिद पकड़ ली कि सुबह मायके जाएगी। अब तुम ही बताओ, ऐसा कब तक चलेगा? साक्षी उसकी बात ध्यान से सुन रही थी। आदि ने आगे कहा, कभी कभी सोचता हूं कि मेरी शादी नहीं होती तो अच्छा था। कम से कम मैं तुम्हारे साथ खुश तो था। साक्षी ने स्थिति को संभालने की कोशिश की और वो उठकर मैं गेट की ओर गई और फ्लैट का मेडोर बंद करके वापस आ गई। साक्षी आदि से बोली, तुम तो अभी मेरे साथ खुश रह सकते हो। आदि ने ठंडी आ भरते हुए कहा, तुम और अमन कितने खुश रहते हो, लेकिन मेरी हालत तो देखो। साक्षी ने आदि का हाथ थामते हुए कहा, तुमसे आज तक कुछ नहीं कहा, लेकिन शायद अब कहना जरूरी है। आदि तुम क्या जानो,
मैं अमन के साथ किस तरह समय काट रही हूं। उसकी आवाज काम पर ही थी और वहां अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाई और वो रो पड़ी। उसने अपनी अधूरी मैरिड लाइफ की सारी कहानी आदि को बता दी। साक्षी ने अपने दिल का बोझ हल्का करते हुए कहा, सिर्फ वो समय जब तुम आसपास होते हो मैं खुद को खुश महसूस करती हूँ। बाकी वक्त तो ऐसा लगता है जैसे मैं बस घुट रही हूँ। जब सोनर मुझे तुम्हारे बारे में बताती है तभी मुझे शक होता है। मैं भी सोचती हूँ कि काश मैं तुम्हारी बीवी होती, काश मेरी जिंदगी में भी ऐसा कुछ होता। यह सुनकर आदि हक्का बक्का सा था। उसने रोती हुई साक्षी को चुप कराते हुए गले लगाया। साक्षी भी जोर से उससे चिपक गई। आदि ने भी उसे प्यार से उसे खुद से लिपटा लिया। अभी तक दोनों के मन में कुछ भी गलत भावना नहीं थी। तभी अचानक ना जाने साक्षी को ऐसा क्या हुआ, उसने अपने होंठ आदि के होठों से मिला दिए। अब तो सारी सीमाओं और मर्यादाओं के बांध टूट गए। कुछ देर बाद जब दोनों का मन शांत हुआ तो आदि ने साक्षी को खुद से अलग किया और बोला, साक्षी ये हम क्या कर रही है। साक्षी बोली, मैं जानती हूं कि यह सब गलत है, पर मुझे लगता है मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं और फिर घर की बात घर में ही रहे तो अच्छा है। इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। हमारे पास अब दोनों को अपनी जज्बातों पर कोई काबू नहीं रहा। इससे पहले कि एक सैलाब आता और सब कुछ बहा ले जाता। अचानक आदि का फोन बज उठा। यह अमन का कॉल था। उसने आदि से कहा कि उसे तुरंत दुकान पर आना है क्योंकि अमन को दिल्ली के लिए निकलना था। आदि ने फोन काटते हुए साक्षी से कहा, साक्षी मुझे अभी जाना होगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, रात को डिनर तुम्हारे साथ ही करूंगा, अच्छे से तैयारी करना। इतना कहकर आदि दुकान के लिए निकल गया। कहानी जारी रहेगी इस कहानी का दूसरा भाग जानने के लिए इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।